दोस्तों, एक घटना सुनाता हूँ आपको। घटना है 2019 की। मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती, तो मैंने वो नई गाड़ी ली थी, लेकिन जब उसको चलते हुए 10 साल हो लिए, तो वो एनसीआर में ये वो रूल है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियों को एनसीआर में नहीं चलाया जा सकता। तो जब उसको 1 साल रह लिया, तो मैंने उस गाड़ी को सोचा कि इसको बेच देता हूँ। तो मेरा एक मित्र था, वो गाड़ियों का काम किया करता, तो मैंने उसको कहा, तो उसने कहा कि ये गाड़ी यहाँ तो नहीं बिक पाएगी, लेकिन दिल्ली वगैरह ये बिक जाएगी, और मैं अपने किसी मित्र का वो बता देता हूँ, वो गाड़ियों का सेल परचेज़ का काम करता है। तो मैं उसके पास ले गया उस गाड़ी को। तो उन्होंने कहा, जी ये गाड़ी तो बिक जाएगी, लेकिन ऐसी गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा डाउन होती है, बहुत स्पीड से डाउन होती है। नई गाड़ी तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन जब जैसे-जैसे पुरानी होती है, तो इसको लेने वाला आम आदमी तो होता नहीं, इसलिए इसकी कॉस्ट भी कम होती है। तो ये गाड़ी आपको बिक जाएगी 12 लाख रुपए तक की, पुरानी गाड़ी। तो मैंने कहा, ठीक है जी, कब तक? बोले, जी खड़ी करके जानी पड़ेगी, अब ये नहीं पता, देखो 6 महीने लग जाएँ, 5 महीने लग जाएँ, 2 महीने लग जाएँ, या हो सकता है 1 हफ्ते में भी वो हो जाए। तो दोस्तों, उसका 1 साल सारा रह रहा था, उसमें 9 साल हो चुके थे। मैंने सोचा ये तो ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है। तो मैंने ये बात अपने उस मित्र को बताई, तो उसने कहा, एक काम करो, अगर तुम्हें अभी कैश पेमेंट चाहिए ना, तो इसको मेरे को दे दो। मैंने कहा, ठीक है, ले लो। बोला, कितने की दोगे? मैं बोला, उसने तो 12 लाख रुपए बताए हैं। बोला, थोड़ा हम मित्र हैं, डिस्काउंट कर लो। मैं, ठीक है, 10 लाख रुपए दे देना तुम। बोला, ठीक है, 10 लाख रुपए गाड़ी मेरे को दे जाओ, गाड़ी मेरी होगी, और मैं आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट दे दूँगा। तो उसने कहा कि मैं 1 महीने में पेमेंट दे दूँगा। चलो कोई बात नहीं भाई, 1 महीने में दे देगा, मित्र था, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, 1 महीना हुआ, तो जब मैंने उसके पास से फ़ोन किया, तो बोला, नहीं 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीना और रुक जाओ, ऐसे-ऐसे करके ना उसने 5-7 महीने निकाल दिए। तो मैंने कहा, भाई वो गाड़ी कहाँ है ये? तुमने तो पेमेंट की 1 महीने की थी। बोला, ऐसा है, मैं इस गाड़ी को है ना वो करूँगा, इधर-उधर करके ना इंश्योरेंस का क्लेम ले लूँगा। भाई ये मेरी समस्या नहीं है, तुमने मेरे से गाड़ी ले ली है, चाहे तुम इसको कुछ करो, मैं उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए कि तुम क्या करो क्या नहीं, तुम मेरी पेमेंट दे दो। तो उसी दौरान दोस्तों, मेरे पास एक मैसेज आया इंश्योरेंस कंपनी का कि आपका क्लेम सेटल हो गया है उस गाड़ी के उससे, और पेमेंट ये आपने जो नंबर दिया था, खाता नंबर दिया था, उसमें आपकी पेमेंट डल चुकी है। मैं हैरान हुआ, मैंने तो कोई क्लेम नहीं किया, मैंने तो गाड़ी उसको बेची थी, फिर ये क्लेम किस चीज़ का? तो मैंने उससे पूछा, बोला, हाँ वो थोड़ा मैंने शीशा तोड़ दिया था और उसका क्लेम ले लिया मैंने। तो मैंने कहा, "माँ यार, ये तो बगैर अपने नाम रजिस्ट्री करवाए, गाड़ी अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाए तुमने मेरी इजाज़त के बगैर वो कर दी, ये तो गलत बात है।" खैर चलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों, ये आ गया लॉकडाउन 2020 में। तो 2020 में गाड़ी कहीं जा नहीं रही थी, तो उसने भी कहा कि भाई साहब लॉकडाउन है, ये महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसी दौरान दोस्तों, वो गाड़ी को इधर-उधर अपना यूज़ करता रहा, और एक उसमें से जो लॉकडाउन थोड़ा डाउन हुआ, तो टोल टैक्स में से वो गुज़री, तो मैसेज तो मेरे पास ही आना था टोल कटने का। तो मैंने कहा, गाड़ी कहाँ है? बोला, मेरे पास खड़ी है। मैं उस टोल से इसका, तो वो आया, तो उसने कहा, ये संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, कि उसने उस गाड़ी का इस्तेमाल किया और पेमेंट लटका दी, मेरी पेमेंट मेरी दी नहीं। तो जब मैंने और जो दोस्त थे उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा, अरे यार, इस आदमी का तो काम ही है, ये दोस्ती करके ने और पीठ में खंजर घोंपता है, और वो सामाजिक आदमी है दोस्तों। बहादुरगढ़ बस स्टैंड के सामने उसकी शीशे की वो भी है, गाड़ियों के जो शीशे नए वो टूट-फूट के जो शीशे होते हैं, उसके जो नए शीशे लगाना, और वो इलेक्शन भी लड़ता है, दीपेंद्र हुड्डा का खास चेला है वो। तो उस एरिया के लोग उसको समझ भी गए होंगे, जिला परिषद का चुनाव वो लड़ता है, कोई बात नहीं, खैर। तो उन्होंने कहा कि इसका तो काम ही ये है, दोस्तों के साथ ही ये धोखाधड़ी करता है, और ये तो ना आपकी गाड़ी देगा, ना पेमेंट देगा। तो दोस्तों, इस चीज़ पे मेरे को बड़ा दुःख हुआ। तो पहले तो मैंने उसको कहा, भाई गाड़ी, बोला, जी अभी तो पेमेंट नहीं है, लेकिन मैं पेमेंट दे दूँगा। तो मैं कुछ ऐसे आदमी थे जो खापों में जाया करते। तो उन खापों में जब वो जाया करते, तो मैंने उनको कहा, भाई ये प्रॉब्लम, बोले, अरे अभी वो करवा देते। और उन्होंने फ़ोन कर दिया, भाई हम फला-फला आदमी बोल रहे हैं, हम आ रहे हैं तेरे पास पंचायत लेकर। तो दोस्तों, जो उनके जो ख्वाब थे, उसमें से उसने भी बुला लिया 1-2 आदमी को। तो सारी बात समझ गए ना, जबकि वो गाड़ी 10 लाख रुपए में फाइनल हुई थी, और जो उसने 1 साल निकाल दिया, 1 के भी डेढ़ 2 साल निकाल दिया, और जो मेरा 1 साल बच रहा था वो भी ख़त्म कर दिया। तो वो गाड़ी अब बिकने लायक थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बिकेगी तो पंजाब में यानी एनसीआर से बाहर गाड़ी बिकती, वो तो उसकी कॉस्ट भी डाउन होगी। तो मैंने कहा, भाई ये मेरी पेमेंट दिलाओ। तो उसने कहा, जी मैं पेमेंट मेरे पास अभी नहीं है, जब पेमेंट होगी तब दे दूँगा, लेकिन मेरे इसके ऊपर लग रहे हैं 35,000 रुपए। तो जब गाड़ी बेच दी थी, सारी ज़बान हो गई थी, सब कुछ हो गया था, तो भाई उसका खर्च हो या कुछ हो। बोला, गाड़ी वहाँ थी, थोड़ी-सी इसमें वो टच हो गई थी, 35,000 रुपए खर्च हो गए थे। ख़ैर इतनी बड़ी गाड़ी थी, थोड़ा-सा भी कुछ टच हो जाता है तो उसमें 30-35,000 रुपए लग जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो गाड़ी ऐसी थी। तो मैंने कहा, भाई ये मेरा क्या मामला है गाड़ी का?
ये तो मैंने बेच दी थी और तुमने खरीदी, अब चाहिए फिर कुछ लगो या कुछ करो, मैं तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन या तो मेरे पेमेंट दो और या फिर गाड़ी का वो करो और मेरा जो नुकसान हुआ वो दो मेरे को। तो उसने कहा जी, पंचायत बोली ऐसा है जी, ये आपको गाड़ी दे देगा, आप इसके 35,000 रुपये वापस कर दो। मैंने कहा मैं किस चीज़ के कर दूँ, ये गाड़ी 10 लाख रुपए में मैंने इसको बेच दी थी और ये आज तक पेमेंट नहीं दे रहा है, 2 साल की बात होगी, अब मेरी गाड़ी की वैल्यू डाउन हो चुकी है, तो कम से कम ये 10 लाख रुपए का तो बनता ही बनता। बोला ना ना, हम आपको गाड़ी दिलवा देंगे। दोनों खाप के जो वो थे दोनों तरफ से बोले नहीं, हम आपको गाड़ी दिलवा देंगे, आप इसके 35,000 रुपये दे दो। मैं गाड़ी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूँ, वो मेरी गाड़ी चोरी होगी, पुलिस भी ले जाएगी। तो इतनी देर में दोनों खापों के आदमी बोले यार, जो हम जो कह रहे हैं हमारी कोई वो शर्म नहीं, हम तेरे लिए भी आ रहे हैं, इसके लिए हम अपने लिए तो नहीं कर रहे ना, हम तो तुम्हारा समझौता करवाने के लिए कह रहे हो। मैंने तुम लोगों की इसलिए हेल्प ली है कि मेरा नुकसान हो रहा, वो मेरा नुकसान वो करवा दो, और अगर गाड़ी वापस करनी है तो जो इसकी वैल्यू आप जो बिकेगी, जो इसने 10 लाख रुपए में ली थी, वो जो डिफरेंस होगा वो भी दिलवाओ इससे। बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, इस तरह का नहीं, तुम इसके, हम तुम्हारी गाड़ी तुम इसको बेच लेना, चाहे जितने ही बेचो, चाहे तुम्हारी ये 20 लाख की बिको। यानी 10 लाख से भी उसकी कीमत डाउन होगी, और खापों वाले जो तो वो कह रहे चाहे तुम्हारी 20 लाख की बिको। चलिए, बोले हम कह रहे हैं और हम खापों के हुए हैं, तो हमारी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। चलिए, कुछ पर्सनल जानकारी भी थी उन लोगों के साथ, मित्रता भी थी और वो भी था, तो कुल मिला के मेरे से उन्होंने 35,000 रुपये दिलवा दिए उसी आदमी को जिसने मेरा नुकसान किया। और वो गाड़ी उससे कह दी, चल चल भाई इसकी गाड़ी दे दे, और वो गाड़ी की चाबी लेके मेरे को गाड़ी दे दी, ले अपनी को बेच लेना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस आदमी ने मेरा नुकसान करवाया उसी से खाप ने वो करवाए, पैसे दिलवाए उसी को, और मेरी गाड़ी मेरे को दिलवा दी। और फिर मैंने कहा कि ये तो न्याय नहीं हुआ। तो बोले तुम्हारा फैसला तो करवा दिया, न्याय से क्या लेना देना, तुम्हारी गाड़ी मिल गई, बात खत्म। 35,000 रुपये में गाड़ी मिल गई, नहीं तो ये वो कर लेता, तो मैं चोरी कर लेता, तो इसका इंश्योरेंस था, मैं इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाता। लेकिन कुल मिला के दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि उस टाइम उस खाप के आदमियों ने न्याय नहीं किया, लेकिन मामले को सॉर्ट आउट करवा दिया। और जो मैंने उनके चेहरे के ऊपर देखा, उनके एक तरह से विजयी मुस्कान थी कि हमने एक फैसला करवा दिया। ये उन लोगों के चेहरे के भाव थे। और अपने ठाठ से कॉलर खड़े कर कर आराम से कह रहे थे, जाते जाते कह रहे, देखा बेटा ये होती है खाप पंचायत, क्यों करवा दिया ना फैसला। जबकि मैं सोच रहा यार, नुकसान मेरा होया, गाड़ी तो मैं वैसे भी ले लेता, 35,000 रुपये घर से और दिलवा दिए, और ये खाप वाले कह रहे हैं कि क्यों करवा दिया ना फैसला। तो दोस्तों, मेरी ये समझ में नहीं आया कि खाप वालों ने मेरे से ही पैसे क्यों दिलवा दिए, और वो जो आदमी दोषी था उससे सिर्फ गाड़ी ली, उसको कुछ भी नहीं कहा। और ये दोनों के बल्कि उल्टा हाथ और मिलवाए, नहीं नहीं, हम सामाजिक आदमी, तुम दोनों हाथ मिलाओ, तुम दोनों मित्र रहे हो, और तुम्हारी मित्रता यथार्थ अनवर्थ चलनी चाहिए, और हाथ मिलाओ। तो ये आपसे सवाल है कि ऐसा क्यों किया पंचायतों ने? दोस्तों, इसका जवाब आप दीजिए मेरे को। मैं तब तक अभी गया और अभी आया, तब तक एक निवेदन आपसे हो रहा है कि आप मेरी इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मैं बताता हूं दोस्तों कि एक और खाप पंचायत का फैसला, जो एनकाउंटर वाला मामला, डीगल एनकाउंटर वाला मामला, उसमें भी खापों ने कोई फैसला करवाया है। तो क्या वो फैसला सही था, क्या उसका कोई गलत प्रभाव पड़ा है, या वो सही प्रभाव पड़ा है, या सही फैसला था, इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। बस मैं अभी गया और अभी आया 5 सेकंड। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो झज्जर एनकाउंटर मामला था ना, ये डीगल का वो लड़का था जो पंकज, बीजेपी का जो प्रवक्ता था, राज्य का प्रवक्ता, उसका भाई, प्रदीप का भाई पंकज, उसके एनकाउंटर का जो मामला चल रहा था ना, जिसमें खापों की एंट्री थी, उस मामले का पटाक्षेप हो गया, यानी वो सॉर्ट आउट हो गया, मामला सुलझ गया है वो। और मामला सुलझते ही जो खाप पंचायतें थी, उन्होंने नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट किया, और उनको एक प्रोग्राम करके ना उनको ये फैसला किया है कि उनको सम्मानित किया जाएगा। और जो इस SIT की चीफ थी ममता सिंह जी, जो पुलिस की IG थी, ADGP, वो इससे सारे SIT की की थी, तो उनके बारे में ये कहा कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इस मामले को इस अंजाम तक पहुँचाया कि निष्पक्ष जांच की उन्होंने। और ममता सिंह जी को भी सम्मानित किया जाएगा, ये खापों का वो फैसला है। और कुल मिला के इस मामले में पंकज है वो उसको बरी हो गया, और पुलिस का जो वो प्रवीण कुमार के ऊपर भी कोई केस नहीं है, और पुलिस ने डिस्क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी, कोर्ट ने इस मामले को कर दिया ख़त्म। तो ये मामला ख़त्म हो गया, और इसके अंदर न पुलिस के ऊपर कोई केस है और न पंकज के ऊपर, और जो पंकज के साथ जो 2 लड़के थे उनको भी छोड़ दिया गया है। तो इस मामले में दोस्तों, खाप पंचायतों का जो रोल है कि ये कह सकते हैं कि वो अब इस मामले में विजयी हुई हैं, और वो
सेलिब्रेट कर सकते हैं और सेलिब्रेट करने का उनको अधिकार है। लेकिन थोड़ा-सा इस मामले के ऊपर हम ये देखना चाहेंगे कि दोस्तों कि क्या वास्तव में ये जो है जीत है, उनकी जीत है और क्या ये फैसला वास्तव में सही फैसला और समाज के नज़रिए से इस फैसले का क्या की वैल्यू है और क्या नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि इसमें हर कोई विजेता है, इसमें कोई भी लूज़र नहीं है। और वो कौन-कौन विजेता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी राहत तो ये अहलावत परिवार के लिए, यानी प्रदीप अहलावत और जो पंकज अहलावत और उसके पिताजी आनंद जी हैं, जो चेयरमैन रहे हैं सेंट्रल बैंक के इसके कोऑपरेटिव बैंक के वो चेयरमैन रहे हैं। उनको के लिए राहत की बात ये है कि उनको लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी और जल्दी ही उनका जो लड़का है वो उससे छूट गया। ये तो उसके लिए। अहलावत खाप और जो दूसरी खाप है उनके लिए ये है कि उन्होंने मामले के उसमें बीच में वो किया और मामले के सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और वो उन खापों को लगता है कि वो उस मामले में उसमें सफल रही और सरकार को झुकाने में ये सफल रही, ये था वो। तो थोड़ा-सा मामले को डिस्कस करने की तो वो नहीं है दोस्तों कि क्या हुआ, कब हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि 15 जनवरी को पंकज जो होटल में था उसकी सीआई पुलिस वालों के साथ और कुछ बदमाशों के साथ कहा-सुनी हो गई थी। तो उसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और उसने अपनी सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी और वो प्रवीण कुमार को गोली लगी जो एसआई थे पुलिस के और वो घायल हो गए और उसके बाद उनको पकड़ के ना पंकज को और उसके ऊपर कमर में बैठ के ना उसके पैर में गोली मारी गई। जब उसके पिताजी का ये आरोप है और उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको एक अपराधी किस्म घोषित करके कि इसके ऊपर इतने मुकदमे हैं और ये एनकाउंटर में वो हुआ है और इस तरह पुलिस की जो भी थ्योरी होती है वो इस मामले में तो पुलिस ने अपनी थ्योरी दी। लेकिन खाप पंचायतों के बीच में आने से मामले में थोड़ा-सा टिपिकल मोड़ आया और खाप पंचायतों ने पहले तो अल्टीमेटम दिया सरकार को कि 7 दिन का टाइम है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और फिर वो न्याय सैनी जी से भी मिली, तो उन्होंने तुरंत इसका एसआईटी का गठन कर दिया और जाँच शुरू करवा दी जिसकी की जो चीफ थी वो ममता सिंह जी थी, जो एडीजीपी थी हरियाणा पुलिस में। तो इस मामले में दोस्तों हरियाणा सरकार ने 2 काम किए। एक तो ये कि एसआईटी का गठन कर दिया, यानी सरकार की छवि इस मामले में ये हो गई बस नायब सिंह सैनी जी हैं, वो इस मामले में निष्पक्ष हैं। इधर से सरकार ने वो सतगमा को उतार दिया एएसआई परवीन के मामले में और उन खापों के साथ उनका टकराव हो गया या कर दिया गया या अपने आप हुआ या जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने बीजेपी सरकार की जो अपनी फेवरेट पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की वो भी इसमें लागू कर दी कि उधर से दूसरी खापें आ रही थी तो इधर से सतगामा को उनके सामने खड़ा कर दिया और एक ऐसा माहौल कर दिया कि दोनों तरफ से मामला उलझ सकता है। तो इसमें जो खापों का मामला उन्होंने भी ये ढीले पड़ गए इस चीज़ के मामले में, लेकिन कुल मिला के कैश उनके ने और सरकार ने इस मामले में आपस में समझौता करवा दिया। तो इसमें दोस्तों मेन बात ये है कि इस फैसले से पहली बात तो ये है कि इस फैसले के विजेता कौन है? तो हर कोई वो है, सबसे पहली बात तो अहलावत परिवार इसमें विजेता है। क्यों? क्योंकि उसको लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी और उनका बच्चा है जो पता नहीं ज़मानत लेनी पड़ती है, उसके बाद वो करना पड़ता है, उसको केस लड़ना पड़ता है, फिर निर्दोष साबित करना पड़ता है। उसी अजलत से वो निकल चुके हैं और वो मतलब उनके लिए ये एक तरह से जीत है। दूसरा फिर खाप है। तो खाप पे मैं दोस्तों इस मामले में खापों का जो रोल था आपस में हालाँकि टकराव हुआ था, लेकिन टकराव को टालते हुए सरकार ने उसको सतगामा को भी सामने लाते हुए ये उनको दिखा दिया कि भाई अब इस मामले में उस साइड से भी हैं, अगर तुम लोग वो करोगे तो दूसरी साइड से दूसरे सतगामा वाले वो भी विद्रोह करेंगे। तो उस मामले में ज़्यादा बढ़ने की बजाय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब होती उसको भी वहीं रोक दिया और खापों को मजबूर कर दिया उस मामले में कि वो खापे हैं वो फैसला करने पे मजबूर हो जाएँ। लेकिन फिर भी खापों को ये कह सकते हैं कि अगर खाप बीच में आई तो ये फैसला हुआ, नहीं तो पंकज को उसमें सज़ा होती। तो इस तरह से खाप कह सकती हैं कि हम विजेता हैं। दूसरा फिर ये है कि सरकार इस मामले में विजेता ये है कि जैसे भिवानी की वो जो लड़की थी मनीषा, उसके मामले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई थी, यहाँ पर भी खराब हो सकती थी, लेकिन उसने न सिर्फ दिमाग से काम लिया बल्कि आपस में भी लड़ा के ना लोगों को और उस मामले को वहीं रोक दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया उसको। नहीं तो सरकार ये भी कर सकती थी कि जो प्रदीप अहलावत था वो प्रवक्ता है बीजेपी का, राज्य का प्रवक्ता है, तो उसको सिर्फ एक थोड़ी-सी डबरी टाइट करनी थी, उसको ये कहना था बाहर कर देंगे बीजेपी से और वो समझौता करने पे मजबूर कर सकती थी सरकार, लेकिन बगैर किसी उसके और वो सरकार इस मामले में उसका हाथ ऊपर रहा और मामले को सॉर्ट आउट कर दिया। अब रही बात पुलिस की, तो इस मामले में दोस्तों पुलिस भी विजेता है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि वो जो सीआईए वाले थे वो जो बदमाश टाइप के या अपराधी किस्म के लड़के थे उस होटल के अंदर खाना खा रहे थे,
उसकी जो सीसीटीवी फुटेज देखी आप कि किस तरह सीआईए वाले उनके साथ शराब पार्टी करने लग रहे थे और वो एक कोई बदमाश उसमें नाम भी बताया था कि वो उसके अमरजीत की रिवॉल्वर को किस तरह वो करने लग रहा था, जबकि इस तरह रिवॉल्वर नहीं ली जा सकती किसी उसकी, लेकिन वो आया ये सोच के कि ये मेरी अपनी रिवॉल्वर है और ये जो है ये हमारे ग्रुप का आदमी है, तो इससे पुलिस की छवि भी खराब होने लगी। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी पब्लिक के सामने आ चुके थे। दूसरा फिर ये है कि इस मामले में भी क्लियर होता जा रहा था कि जो एएसआई परवीन है उसके ऊपर जो गोली चलाई पंकज ने वो आत्मरक्षा में चलाई, और आत्मरक्षा का अगर वो मामला चलता आगे वो उसमें कोर्ट में वो होता तो इसमें पंकज को सज़ा नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 34 से लेकर 44 तक सेल्फ डिफेंस का अधिकार देती है, और उस मामले में अगर केस चलता तो पंकज बरी जाता। ये पुलिस को भी पता था, सरकार को भी पता था। उस चीज़ से भी सरकार ने अपने आप को, पुलिस ने अपने आप को बचा लिया, तो एक तरह से ये पुलिस की भी जीत है। कहने का मतलब ये है कि इस मामले में जो इन्वॉल्व था सभी अपनी-अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि दावा भले ही कर लें सभी, लेकिन ये जो फैसला हुआ है इसमें मैं खापों की जीत नहीं मानता। क्यों? क्योंकि खापों की जीत तब होती है जब उन अपराधियों को, जो सीआईए वाले थे वो बदमाशों के साथ मिलके बैठ रहे थे, उनको सज़ा होती। और एएसआई परवीन कुमार का भी जो रोल था वो संदिग्ध था, उसमें उसको भी सज़ा होती। अगर खाप पंचायतें उनको सज़ा करवाने में सफल होती तो ये हो जाता कि खाप पंचायतों की इतनी पावर है, इतना उनका रुतबा है कि जो पुलिस वालों को भी वो सज़ा दिलवा सकते, जबकि उनके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ, किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं और कुछ नहीं। जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं कि बदमाशों का और उनका जो गठजोड़ था सीआईए वालों का, वो समाज के लिए ही घातक था। तो ऐसे आदमियों के ऊपर केस होना ही होना चाहिए था। उनकी नौकरी जानी चाहिए थी, उनको जेल होनी चाहिए थी उनकी, लेकिन वो भी बचा गए और इसमें खाप पंचायतों ने कोई विरोध नहीं किया। तो ये मामला इस हिसाब से, समाज के हिसाब से भी उचित नहीं है। और इसके अलावा और भी जो पुलिस वालों के खिलाफ या और दूसरा था, और भी कुछ मामले बनते थे, वो भी किसी तरह का वो नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन असलियत में इस चीज़ का मैं नहीं मानता कि कोई न्यायकारी फैसला हुआ है। तो अब बात आती है खापों के रोल की। मैंने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी इसलिए सुनाई थी दोस्तों, और उसका जो रोल था उस टाइम भी मैंने बताया था कि खाप पंचायतें न्याय नहीं करती, खाप पंचायतें मामले को सॉर्ट आउट करवाती हैं। आधा उसको दबाती है, आधा उसको दबाती है। इस मामले में भी आपने सतगामा वाले मामले में भी देखा होगा कि तुरंत खाप पंचायतों ने ये कह दिया था भाई वो भी तो हमारे भाई हैं, परवीन भी तो हमारा भाई है, जबकि वो पुलिस की जो डाउटफुल थ्योरी थी, इसमें डाउटफुल एक्टिविटीज़ थी, कहना ये करना ये चाहिए था कि भाई उनके ये सबूत है सीसीटीवी के और पुलिस वालों को सज़ा होनी ही होनी चाहिए। लेकिन उधर से पुलिस वालों को दबाया तो उधर से प्रदीप और पंकज इनको भी दबाया। और ये कई बार पंकज के पिताजी के जो वो स्टेटमेंट भी आए वो भी हमारे भाई हैं, ये हैं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि लीपापोती करके न मामले को एक तरह से क्लोज कर दिया, बस इतना है। जबकि न्यायपूर्ण फैसला या न्यायपूर्ण जीत खाप पंचायतों की उसमें नहीं हुई है, किसी भी रूप में नहीं है हुई है। लेकिन चलिए ठीक है, खाप पंचायत अब अपने आपने कॉलर ऊंचे करके कह सकते हैं कि हमने इतना बड़ा मामला सॉर्ट आउट करवा दिया, और अपनी अपनी जीत के दावे करके ना और अपनी खुद के जीत का डंका बजा सकती हैं, अपने गाल थपथपा सकती हैं, कौन रोकने वाला है। लेकिन समाज के नज़रिए से और न्याय के नज़रिए से ये फैसला ठीक नहीं है। बाकी ये है कि समाज और पंचायत के हिसाब से जो आप लोगों को ठीक लगे तो वही ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा कहने का या मेरा ये वीडियो या मेरा ये विश्लेषण सही नहीं है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताएँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।